शुभाशीष बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 के लिए चैप्टर 16 यानी 16 और चैप्टर का नेम है रोचक यात्रा। यह रोचक यात्रा का मतलब है कि आशीष नाम का कोई है, वो कहीं गया और उसने अपने यात्रा के बारे में उसे क्या क्या दिखा, कैसे कैसे लगा, तो उसने वही चीज़ अपने डायरी में लिख दिया। ऐसे चैप्टर में ऐसे पाठों को हम संस्मरणात्मक रचना कहते हैं। यानी ये एक तरह से यात्रा वृत्त हो गया। संस्मरणात्मक यात्रा वृत्त ऐसे हम रचनाओं को कहते हैं। यानी आपके किताब में जो निबंध दिया गया है उसकी विधा क्या होगी? संस्मरणात्मक यात्रा वृत्त। तो हम चलिए शब्दों की शुरुआत करते हैं। लगभग 30 शब्द हैं और आपका ये जो पेज है 1.5 पेज में है। 1.5 पेज में से हमने आपका 30 शब्दार्थ निकाला है और लगभग 16 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो रोचक, मनोरंजन या प्रिय। उत्तराखंड भारत का पर्वतीय प्रदेश। हरिद्वार क्या है? एक स्थान का नाम है, पवित्र तीर्थ भी है, तो इसको हमने लिखा नहीं है। ये उत्तराखंड जिले में हरिद्वार है, एक पवित्र तीर्थ स्थान का नाम है। जैसे अपने यहाँ बच्चों प्रयाग है, कुंभ लगा भी है, आप लोग भी मजा लीजिए मेले का। हरिद्वार भी लगेगा तो जाइए। व्यवस्था, बंदोबस्त या प्रबंध। गंगा, सुरसरिता, सुर नदी, देव नदी, मंदाकिनी, इसी को जाह्नवी भी कहा जाता है। ये गंगा का पर्यायवाची हो गया। आप इसे गा कर भी याद कर सकते हैं। कैसे? सुर सरिता सुर नदी, देव नदी, मंदाकिनी। नदी का क्या हो जाएगा? सरिता तटिनी, दरिया तरंगिणी। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। प्रेरित करना, उकसाना, गोता लगाना, डुबकी लगाना, थकावट, श्रांति या थकाने का भाव। काफ़ी यानी पर्याप्त। हर की पौड़ी, ये भी स्थान का नाम है जो कि हरिद्वार में है। हर की पौड़ी, वहाँ भोले बाबा की मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हर की पौड़ी जो है वो मूर्ति गंगा माता गिराना चाह रही थी, इतना तेज बही थी, लेकिन वो मूर्ति टस से मस नहीं हुई थी। रात, निशा, रात, रजनी। अनोखी, अद्वितीय, अद्भुत, आश्चर्य। पहाड़, गिरी, अचल, पर्वत। और फिर उसके बाद है चहल पहल। इसका मतलब हो गया हलचल या रौनक। और हम कह सकते हैं कि किसी स्थान पर किसी वजह से बहुत लोगों का आना जाना चहल पहल कहलाता है। फिर इसके बाद है आपका माहौल, तो वातावरण। फिर है विशाल, तो लंबा, बड़ा, ऊंचा। विशाल, बड़ा, लंबा, ये ऊंचा का पर्यायवाची हो गई। फिर है आश्रम, तो कुटिया। ध्यान माने गौर या चित्त की एकाग्रता, ध्यान कहलाता है। योग का मतलब हो गया मेल, मिलाप, मिलन, संयोग। स्थापित का मतलब हो गया जिसकी स्थापना की गई हो। फिर इसके बाद ये है आपका तंग, तो तंग का मतलब हो गया परेशान या हैरान। ये यहाँ हमने लिख दिया है बच्चों। ये यहाँ 93 यानी 93 पेज तक ये आपका शब्दार्थ हो गया। अब इसके बाद 94 का है और ये यहाँ तक आपका शब्दार्थ जो था हर की पौड़ी, आप इसको देख रहे हैं, देख लीजिए। हर की पौड़ी तक ये आपका 92 पेज तक है। 92 के बाद ये है आपका यहाँ से 93 रात, निशा, रात, रजनी, ये 93 पेज का है और यहाँ तक है आपका 93 पेज। और इस तरह से फिर ये यहाँ से सीढ़ी नुमा, सीढ़ी जैसा। झरने माने सोता या निर्झर। पहाड़ की आदि की, ऊंचे स्थान पहाड़ आदि का। से नीचे गिरने की जो है, नीचे गिरने वाला जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं? झरना। फिर से देख लीजिए, झरने का पर्यायवाची बच्चों जो होता है वो सोता और निर्झर होता है। अगर हम बात करते हैं कि झरने का अर्थ क्या होगा, तो वैसे अर्थ तो पर्यायवाची में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। तो जैसे झरने का अर्थ यहाँ होगा पहाड़ आदि ऊंचे स्थान से
नीचे गिरने वाला जल प्रवाह झरना कहलाता है और इसका पर्यायवाची यहाँ मैंने 2 लिखा है, एक सोता एक निर्झर। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे शब्द और पर्यायवाची यानी अर्थ, किसी भी शब्द के अर्थ में या किसी भी शब्द के पर्यायवाची में हम कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, उसे जान पाए या न जान पाए ये बात की बात है। तो ये है प्राचीन। प्राचीन का मतलब हो गया पुराना। वृक्ष, तरु, पेड़, गाह, पादप, गाछ, सॉरी ये गाछ छतरी वाला छ है। पादप, पादप का मतलब भी वृक्ष होता है। पाद का मतलब होता है पैर, तो पैर से पीने वाला, वृक्ष का जड़ उसका पैर होते हैं, इसीलिए इसको पादप, पा माने पीने वाला, पद माने पैर, तो पादप पैर से पीने वाला पानी। पूजा अर्चना, अब यहाँ देखिए अर्चना का मतलब तो हो गया वंदना, लेकिन अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो दोनों यहाँ बच्चों देख लीजिए, अभी अभी मैंने चर्चा किया था पूजा और अर्चना दोनों एक ही शब्द के पर्याय हैं, लेकिन यहाँ पूजा अर्चना दोनों को मिलाकर बताया गया है कि किसी देवी देवता के सामने फूल आदि चढ़ाना पूजा अर्चना कहलाती है। तो मुझे आशा है कि ये दिख रहा होगा, नहीं तो मैंने बोल दिया है, किसी देवी देवता आदि के सामने जल फूल आदि चढ़ाना पूजा अर्चना कहलाती है। आओ भगत का मतलब स्वागत, आदर सत्कार, खातिर या तवाज़ा। फिर बौछारें या झड़ी, हवा के झोंके से तिरछी गिरती बारिश की झड़ी को हम बौछारें कहते हैं। बौछारें का मतलब वही झड़ी हो गया। अब बौछार का पर्यायवाची है झड़ी। अब बौछार का अर्थ क्या होगा? हवा के झोंके से तिरछी गिरती बारिश की झड़ी। थकावट मिट जाना लास्ट है, थकावट दूर होना। तो यहाँ तक आपका हुआ। अब प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं बच्चों। तो ये आपका यहाँ से प्रश्न है, आशीष को क्या लिखना बहुत अच्छा लगता है? तो डायरी। हरिद्वार किस प्रदेश में है? उत्तराखंड में। ठंडी हवा कहाँ चल रही थी? तो सिद्ध आश्रम के पास ठंडी हवा चल रही थी। और फिर उसके बाद है आपका गंगा में कितने लोग गोते लगा रहे थे? तो हजारों लोग गोते लगा रहे थे। फिर कौन कौन से मंदिर खूबसूरत थे? तो वैष्णो मंदिर और भारत माता के मंदिर खूबसूरत थे। ऋषिकेश आशीष किस तारीख को गया था? तो 11 मई 2013 को गया था। हरिद्वार से ऋषिकेश कितनी दूर पर है? तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर उसके बाद है आपका जो प्रश्न है ये है कि कहाँ का माहौल बहुत शांत था? तो ऋषिकेश का माहौल बहुत शांत था। ये है हरिद्वार से ऋषिकेश की कितनी दूरी? तो 20 किलोमीटर। जो प्रश्न नहीं दिखे होंगे यहाँ दिख गए होंगे। तो इस तरह से जो है आप इसको वीडियो रोक कर देख कर अपना कर लीजिएगा। और इसके बाद है आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हम दे रहे हैं कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे कहाँ लगाए गए हैं? तो स्वर्ग आश्रम तथा गीता भवन में। यहाँ में बिंदी रहेगा। कौन सा झूला थोड़ा तंग व छोटा है? तो लक्ष्मण झूला थोड़ा सा तंग व छोटा है। 12 मई 2013 को अजय कहाँ गया? तो नीलकंठ गया। नीलकंठ, ऋषिकेश से नीलकंठ कितनी दूर है? तो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर। नीलकंठ के आसपास के लोग किस प्रकार के खेतों में काम करते हैं? तो सीढ़ी नुमा खेतों में वो काम करते हैं। अजय की आओ भगत किसने किया? तो पहाड़ी लोगों ने आओ भगत किया। उत्तराखंड में लेखक का अंतिम दिन की तारीख लिखिए। तो अंतिम दिन उसका था 12 मई 2013। फिर इसमें लास्ट प्रश्न है कि अजय की दिल्ली वापस लौटने के समय बस का समय क्या था? तो ये है आपका उत्तर 11 बजे रात। अब ये आपका जो हमने प्रश्न बनाया था और शब्दार्थ था ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके शब्द कहाँ कहाँ से अर्थ हमने लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं
ये उत्तराखंड है, एक स्थान प्रदेश का नाम है। फिर ये हरिद्वार, व्यवस्था, गंगा, प्रेरित, काफी। आप इसको ऐसे अंडरलाइन करके फिर हर की पौड़ी हो गया, यहाँ तक हर की पौड़ी तक मैंने एक शब्द इसमें चुना है। फिर इसके बाद है आपका ये रात, नेक्स्ट पेज का। फिर अनोखी, फिर अद्भुत, और अद्भुत के बाद पहाड़, फिर यहाँ चहल पहल। फिर इसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ आपके लिए शायद उल्टा हो जाए, थोड़ा सा हम किताब को मोड़ देते हैं। ये है आपका अद्भुत, पहाड़, फिर चहल पहल, माहौल, और फिर ये है आपका योग, ध्यान, स्थापित, अगर दिख रहा है दिखेगा, ये है स्थापित, और ये है तप। तो इस तरह से हमने शब्दार्थ देख लिया रोचक यात्रा का। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके कुछ शब्दार्थ इसमें हैं, जैसे झरने हो गया, सीढ़ी नुमा हो गया, प्राचीन हो गया, वृक्ष हो गया, पूजा अर्चना हो गया, आओ भगत, बौछारें, और थकावट एकदम मिट जाना। तो इस तरह से यहाँ पर आपका, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर की। तो डायरी लेखक है कौन है? स्वयं आशीष। आशीष 3 दिन के लिए सैर पर गया था, तो उत्तराखंड की। आशीष कहाँ का रहने वाला था? दिल्ली का रहने वाला। नीलकंठ ऋषिकेश से कितने किलोमीटर ऊपर है? तो 15-20 किलोमीटर लगभग ऊपर है। उत्तराखंड में हमारा था, तो अंतिम दिन था। ये इतना फिल वाला हो गया फर्स्ट का, यानी पहले के का में तीसरा स्वयं आशीष, खा में उत्तराखंड, गा में दिल्ली, और घा में 15-20 किलोमीटर, और गा में अंतिम दिन। हम लोग पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन होता है बच्चों। हमें पढ़ना चाहिए अंगा नहीं, का, खा, गा, घा, ङा। आप लोग अंगा बोलते हैं, हमें क्या बोलना चाहिए? ङा। अब यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। तो पापा के किसी मित्र ने पहले से ही वहाँ ठहरने की व्यवस्था कर दी, तो यहाँ फर्स्ट वाले में भरा जाएगा व्यवस्था, दूसरे का। फिर खा वाले में भरा जाएगा लेकिन यात्रा के कारण थकावट काफ़ी हो गई थी, तो यहाँ लेकिन यात्रा भरा जाएगा। फिर है मंदिर बहुत प्राचीन था, तो यानी दूसरे का गा में भरा जाएगा हरिद्वार, तो हरिद्वार की सुबह फिर अनोखी सी लगी, तो हरिद्वार, दूसरे का गा में हरिद्वार भर लीजिए। घा में मंदिर बहुत, तो क्या भरा जाएगा? प्राचीन था, यानी मंदिर बहुत प्राचीन यहाँ भरा जाएगा था। लास्ट वाला ङा है, यानी आपकी भाषा में अंगा, हमारी लैंग्वेज में ङा, तो हम वापस लौटने वाले थे कहाँ? दिल्ली। अब इसके बाद आपका है रिक्त स्थान, देख लीजिए। तो ये है आपका रिक्त स्थान। फर्स्ट का यह पाठ पत्रात्मक विधा में है, तो गलत है बच्चों। मैंने बताया डायरी विधा में है, संस्मरणात्मक डायरी लिखी गई है। फिर आशीष को पत्र, यानी डायरी विधा में संस्मरणात्मक डायरी विधा है ये, और उसी को डायरी विधा, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है यात्रा वृत्त। तो ये अपने साथ डायरी ले गए थे, तो वो डायरी हो गया। अगर डायरी में न लिख करके आकर घर पे लिखे होते तो संस्मरणात्मक यात्रा वृत्त हो जाता। आशीष को पत्र लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो ये गलत है, उसे डायरी लिखना अच्छा लगता था। हजारों लोग गंगा नदी में नहा रहे थे, तो सही बात है, नहा रहे थे। ऋषिकेश हरिद्वार से 15 किलोमीटर दूर है, तो नहीं, गलत है ये, 20 किलोमीटर दूर है, तो ये वाक्य आप गलत कर लीजिए, लगा दीजिए गलत का निशान। राम झूले की अपेक्षा लक्ष्मण झूला थोड़ा तंग व छोटा है, तो सही का निशान। इस तरह से आपका ये चैप्टर हुआ। अब हम लोग अगला चैप्टर इसी में देखते हैं बच्चों। ये जो इसी चैप्टर में अगला क्वेश्चन
4 का क में हरिद्वार, ख में ऑटो वाले को, ग में 1 किलोमीटर। यहाँ फिर से देख लीजिए, क में हरिद्वार, ख में ऑटो वाले को, ग में 1 किलोमीटर, घ में गंगा नदी में। अब यहाँ प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, तो हम मौखिक रूप से बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। हरिद्वार में आशीष अपने परिवार के साथ कहाँ ठहरा, तो ये जहाँ कहाँ लगा है बच्चों, इसी की जगह लिख दीजिएगा सिद्ध आश्रम में ठहरा। और वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा था, तो और वहाँ का प्राकृतिक वातावरण में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। क्लियर। सेकंड में पहले दिन वह कहाँ कहाँ घूमा, तो पहले दिन वह हर की पौड़ी व छोटी छोटी मंदिरों में घूमा। और उसने क्या क्या किया, तो पूजा अर्चना किया, होटल में भोजन किया, और जो है वो इस तरह से बस किया कि पूजा अर्चना किया और होटल में भोजन किया। ढाबे पे भी गया था और हरे भरे पहाड़ देखा, राम झूला व इस टाइप से अपना राम झूला भी गया देखा। दूसरे दिन उसने कहा और क्या देखा, तो ऋषिकेश दूसरे दिन गया था, उसने जलधाराएं देखा, वहाँ हरे भरे पहाड़ देखे थे आदि। फिर इसके बाद है आपका यहाँ पर कहाँ अनेक आश्रम बने हुए थे, तो ऋषिकेश में अनेक आश्रम बने हुए थे। कहाँ के जगह पर आप ऋषिकेश कर दीजिए। और उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो लिख दीजिएगा उनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि आश्रमों में पेड़ पौधे लगे हैं, अनेक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। लास्ट वाला है, तीसरे दिन अभिषेक ने कहाँ की सैर की और वहाँ के बारे में क्या क्या जानकारी दी। तो तीसरे दिन अभिषेक ने जो है नीलकंठ की सैर की, ये जहाँ कहाँ लिखा है इसी जगह लिख दीजिएगा नीलकंठ की। और वहाँ के बारे में क्या जानकारी दी, और वहाँ के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी कि छोटे छोटे गांव, सीढ़ी नुमा खेत में काम करते लोग, झरझर बहते झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ी लोग जो उनका अवगत कर रहे थे, रह रह कर झरने की बौछार चेहरे पर पड़ रही थी, आदि बातों का जानकारी दिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये आपका यहाँ थोड़ा सा और आप देख लीजिए, लिखा गया है आपके भाषा ज्ञान में कि डायरी लेखन एक साहित्यिक विधा है। डायरी लेखन के माध्यम से अनेक गणमान्य जन विश्वविख्यात हो रहे हैं। आप भी प्रतिदिन डायरी लिखने के अभ्यास करें। तो बस यहाँ केवल हम ये आपको बताना चाहते थे कि डायरी लेखन एक साहित्यिक विधा है। तो साहित्यिक डायरी लेखन क्या है, प्रश्न बनेगा, तो डायरी लेखन एक साहित्यिक विधा है। तो ये क्लास आपका बच्चों समाप्त हुई। तो मुझे आशा है आप इसको कर लेंगे अच्छे से। और बच्चों एक कंप्लेन है, आप लोग इसको थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, जो भी आपसे बने कि अच्छा वीडियो बनाया गया या ख़राब वीडियो बनाया है, अच्छा पढ़ाया गया या ख़राब पढ़ाया गया। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो और अच्छी बात है लेकिन कोशिश करिएगा कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास तुरंत डाले पहुंच जाए। थैंक यू क्लास।